तो गाइस कंपटीशन की दुनिया की तैयारी करते हैं, उस तैयारी के उस सिलसिले को वापस से कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप 100 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज से। इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम 100 एमसीक्यूज देखेंगे आज अलॉन्ग विद द आंसर्स। आंसर्स भी वहाँ पे गिवन है, मैं बताता भी रहूँगा साथ में। आप लोग भी चेक करते रहिए, एक रिवीजन सीरीज़ की तरह चलाएंगे इसको। तो आप लोग भी ये चेक करते रहिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जिन लोगों ने तैयारी ऑलरेडी की हुई है तो उन लोगों के लिए रिवीजन है। जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, कंपटीशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक टेस्ट रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर आता है, गिवन है हमें। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में गिवन है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है, तो इसका आंसर है सी। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 यही हमें देता है कि आपको धर्म का, स्वतंत्रता का अधिकार है। सेकेंड आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय जो संविधान है, इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इसके जनक के रूप में बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, उसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के साथ? तो इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। जो अप्रशस्ता है, इसको किसने समाप्त किया था, किस आर्टिकल ने? तो आर्टिकल 17 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किन के द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्या सिटीजन्स के द्वारा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। पार्लियामेंट के सिर्फ मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। उसके बाद फिर मेंबर्स होते हैं क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स के? नहीं, खाली स्टेट लेजिस्लेचर्स भी नहीं करता। फिर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स के। बिल्कुल, तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही करेक्ट जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। बिल्कुल सही बात है कि संसद और जो राज्य की विधानसभा हैं उन सब का जो इलेक्शन करवाना है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है। अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज करता है, ये भी सही जवाब है। तो इसका पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर है सी, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है भारत में। फिर नेक्स्ट आता है जो टर्म है सेक्युलर, उसको ऐड किया गया था प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा? आपके ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या 91st अमेंडमेंट। तो ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से सही जवाब है 42nd अमेंडमेंट। तो 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है उसने सेक्युलर शब्द को ऐड किया गया था, उसके वजह से प्रियम्बल के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। सीएजी भी किए जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किए जाते हैं। क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा? नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं किए जाते। स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो ही चूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है भारत में? फंडामेंटल राइट्स को नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इसको भी नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो कि 1976 में हुआ था जिस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी भारत में लगी हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट है रेसिडुअरी पावर्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, कनाडा से लिया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। तो हमने जो रेसिडुअरी पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। किसी राज्य में अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल 352 को करेंगे क्या? नहीं, आर्टिकल 352 को नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है
तो उसको आर्टिकल 352 से किया जाता है। आर्टिकल 356 से करेंगे क्या? बिल्कुल, आर्टिकल 356 का सही जवाब है। आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आर्टिकल 360 नहीं, आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और आर्टिकल 370 क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 370 किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है जो परिकल्पना की गई थी संविधान के द्वारा, तो वो है 552, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में एक सांसद बनने के लिए, संसद का एक सदस्य बनने के लिए इनमें से आपको कौन सी एक कंडीशन है जो फुलफिल नहीं करनी है। तो मिनिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये तो होनी ही चाहिए। भारत के नागरिक आप होने चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, ऐसा पढ़ाई लिखाई से इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन का स्तर है, एजुकेशन का लेवल है, वो कितना है। एक बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन भी सांसद बन सकता है, और एक वो व्यक्ति जो कभी स्कूल ना गया हो, विद्यालय ना गया हो, जिसने कोई शिक्षा ना ग्रहण की हो, वो व्यक्ति भी भारत में सांसद बन सकता है। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो हमारा, क्योंकि पूछा गया था कौन मेंबर नहीं है, मतलब कौन नहीं बन सकता है, कंडीशन क्या नहीं है, तो ग्रेजुएट डिग्री इसकी कंडीशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी बोलते हैं, वो कहाँ से इंस्पायर हुई है? वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो डीपीएसपी जो लिए गए हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो सार्वजनिक धन है उसका संरक्षक के रूप में किसको देखा जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर को देखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बिल्कुल सही बात है, यही इसका सही जवाब है। आरबीआई के गवर्नर, इनको भी नहीं देखा जाता, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं देखा जाता, तो इसका सही जवाब है सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द, यानी कि इलेक्शन पिटिशन के ऊपर जो डिसीजन है वो कौन दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब है हाई कोर्ट्स। फिर नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो इनमें से फेडरल सिस्टम का क्या एक फीचर नहीं है? तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, ये तो बिल्कुल है, सेंटर और स्टेट्स में पावर का डिवीजन होगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भारत को भी देखेंगे, हालांकि भारत यूनिटरी है और फेडरल स्ट्रक्चर में भी चलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन भारत में भी अगर आप देखेंगे तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं हैं सेंटर के और स्टेट्स के। नेक्स्ट आता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज। तो क्या टर्म्स क्या हैं, कितना समय तक एक पर्सन जो है गवर्नर रह सकता है? देखिए, वैसे गवर्नर की पोस्ट के लिए जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। तो 5 ईयर्स है एज वेल एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी है और 5 ईयर्स भी है। वैसे आप इसमें अगर आपके सामने क्वेश्चन में आते हैं और दोनों ऑप्शंस आते हैं तो आप 5 ईयर्स पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायती राज। तो पंचायती राज से कौन डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 या पार्ट 12? तो इसका सही जवाब है पार्ट 9। तो जो 9th पार्ट है और जो शेड्यूल 11 है, शेड्यूल्स में की लिस्ट में देखें तो शेड्यूल 11 और पार्ट्स की लिस्ट में देखें तो पार्ट 9 पंचायती राज से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? तो बहुत ही फेमस डेट है 26 नवंबर 1949 की। उस दिन हम अब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से कौन सी एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट है। फाइनेंस कमीशन नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन को बार बार हर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। यूपीएससी एक परमानेंट बॉडी है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC ये भी अपने आप में एक परमानेंट बॉडी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो हमने अपनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है या यूके से, फ्रांस या रशिया से? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या राज्यसभा। तो उसको जो उनको हटाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को जो हटा सकते हैं वो राज्यसभा हटा सकती है, यानी कि राज्यसभा उनके प्रति एक प्रोविज़न लेके आएगी कि हम उनको हटाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इसके लिए कहता है? आर्टिकल 214, आर्टिकल 231, आर्टिकल 242 या आर्टिकल 280। तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य जो हैं वो मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। और 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब, किस केस के थ्रू आई थी? तो बहुत ही फेमस केस हुआ है केशवनंदा भारती केस। वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो निकल कर आई थी। तो चलिए गाइज, अभी इस वीडियो में 25 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 26 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फिर 51 to 75 एंड देन फ्रॉम 76 to 100। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने सही हो रहे हैं आपकी, कितने गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों का एनालिसिस भी करते रहिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।